नमस्कार, मैं प्रेम शंकर। हम पढ़ने जा रहे कक्षा 10 के जीव विज्ञान और आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 परिसंचरण तंत्र। इस वीडियो को 3 भागों में हम बांटेंगे। एक में पढ़ेंगे हम लोग पौधों में परिवहन तंत्र, दूसरा पढ़ेंगे जंतुओं में जिसमें रक्त के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा नंबर पार्ट में हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। आइए शुरू करते हैं। परिवहन तंत्र किसे कहते हैं? जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र विकसित होते हैं जिसे परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जितने भी जीवधारी हैं, जो भी जीव हैं, उनमें पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र विकसित होता है जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन जो पढ़े थे, पोषण पढ़े थे, उसमें एक तंत्र विकसित था जिसको हम लोग बोलते थे पाचन तंत्र। जिस प्रकार से श्वास लेने के लिए एक तंत्र था जिसको बोलते थे श्वसन तंत्र, उसी प्रकार से पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जिसे बोलते हैं हम लोग परिवहन या परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पदार्थों का परिवहन किसे कहते हैं? उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने। जो भी उपयोगी पदार्थ है, जो भी पौष्टिक चीजें हैं जो शरीर की वृद्धि और इस विकास में सहायक होती हैं, उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर जो हानिकारक पदार्थ है और अनुपयोगी है, जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, उनको प्रत्येक कोशिका से निकाल करके उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। परिवहन में क्या आएगा कि जो पौष्टिक चीज है उनको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना है और जो हानिकारक पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर निकालना है। इसी चीज को हम बोलेंगे पदार्थों का परिवहन कहेंगे। पौधों में पदार्थ का परिवहन क्या है? तो एक कोशिकीय पौधे जैसे में आता है क्लेमाइडोमोनास आता है, युगलिना है, सरल बहुकोशिकीय शैवाल होता है। एक कोशिकीय पौधे किसे कहेंगे? वैसा पौधा जो सिर्फ एक कोशिकाओं का बना होता है उसे एक कोशिकीय पौधे कहते हैं, जिसमें आता है क्लेमाइडोमोनास हो गया, युगलिना हो गया, सरल बहुकोशिकीय जो है शैवाल हो गया। में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। जो एक कोशिकीय हैं या जो बहुकोशिकीय हैं लेकिन सरल है, उनका शरीर जटिल नहीं है, उनमें जो है विसरण के माध्यम से होता है। जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है। जो जटिल पौधे हैं उनमें परिवहन के लिए एक खास तंत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिवहन तंत्र। तो यहाँ से प्रश्न एक बनता है कि जो एक कोशिकीय उनमें विसरण से हो सकता है, बहुत सारी कोशिकीय जो बहुकोशिकीय पौधे हैं उनमें विसरण से क्यों नहीं हो सकता है? तो यही क्वेश्चन है यहाँ पर कि बहुकोशिकीय पौधों में पदार्थ के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र विकसित होता है, विसरण नहीं क्यों? तो बहुकोशिकीय पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र विकसित होता है क्योंकि विसरण क्रिया से लंबे वृक्षों में जड़ से लेकर पत्तियों तक की दूरी तय नहीं की जा सकती है। जो लंबे वृक्ष हैं उनमें विसरण के माध्यम से जो पौष्टिक चीज है वो एक शरीर के एक भाग से यानी प्रत्येक कोशिका से अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि उनमें एक विशेष प्रकार का परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र पाया जाता है। पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम संवाहक उत्तक पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में 2 प्रकार की उत्तक पाई जाती हैं, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम फ्लोएम है। जाइलम को आप याद कर लीजिए, ज से जड़, ज से जाइलम, ज से जल। ज से जड़, ज से जाइलम, ज से जल। ज से जड़ का मतलब है कि जो जाइलम होगा वो जाइलम जो होगा वो जड़ों के माध्यम से जल को ले जाएगा, पत्तियों तक ले जाएगा। तो आपको 3 बातें याद रखेंगे, ज से जड़, ज से जाइलम और ज से जल। यानी कि जाइलम जो है वो जल को खींच कर कहां से खींचेगा? तो जड़ से खींच करके पत्तियों तक ले जाएगा। तो आगे इसको देखेंगे हम। पहले संवहन बंडल देखते हैं कि संवहन बंडल क्या है। तो पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक अंग से दूसरे अंग तक जाइलम एवं फ्लोएम की सहायता से होता है, अतः इसे संवहन बंडल कहते हैं। पेड़ पौधों में जो भी पदार्थों का परिवहन की क्रिया है वो 2 ऊतकों के सहयोग से होती है, एक का नाम है जाइलम और दूसरी का नाम है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो केवल जल और खनिज लवणों को अवशोषित करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो बने हुए खाद्य सामग्री को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम के बारे में देखेंगे, यह एक जल संवाहक उत्तक है। नाम से यह स्पष्ट है जाइलम, और यह करें कि जल संवाहक उत्तक है, ये सिर्फ जल का संवहन करेगा, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का यह कार्य करेगा। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहनिकाएं, वाहिकाएं किसे कहते हैं? जो एक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है उसे वाहिका कहते हैं। और वाहनिकाएं क्या होती हैं?
जो वाहिका से जो पतली नलिकाएं होंगी उनको वाहिनिकाएं कहेंगे। मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती हैं। जो जाइलम के अंदर जो वाहिकाएं होती हैं, जो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग वाहिकाएं बोलते हैं। और ये जो है खनिज लवणों और जल के स्थानांतरण में क्या होती है, सहायक होती हैं। वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। जो वाहिका होती है, जो मोटे मोटे मतलब कि जो वाहिनिका जो होती है वो बहुत पतली होती है और वाहिका उससे मोटी होती है। तो जो वाहिका होती है लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है। एक के ऊपर एक स्थित इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है। वे एक के ऊपर एक स्थित रहती है और उनके बीच की जो अनुप्रस्थ भित्ति है, अनुप्रस्थ क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर पेन देख रहे हैं, पेन का आगे का हिस्सा अगर हम काट दें इस प्रकार से, अगर इस पेन को काटने के लिए बोला जाए तो दो तरीके से काटा जा सकता है। एक है कि सीधा इसे बीच से काट देंगे, यहाँ पर एक बीच से फाड़ देंगे। तो अगर सीधा हम इसको काटते हैं जैसा इसका आकृति है, तो यहाँ से गोटी की तरह निकलेगा, तो इसको बोलेगा अनुप्रस्थ काट। तो बोल रहा है कि जो उसकी अनुप्रस्थ भित्ति होती है वो आपस में घुल जाती है और जिससे जड़ से लेकर के पत्तियों तक जल का एक अखंड स्तंभ का निर्माण हो जाता है। वो इस पर एक और मान लीजिए पेन इस तरह से रख दिया गया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पर अनुप्रस्थ भित्ति का घुल जाएगा और जो जल है नीचे से इस पर जाकर इस वाले भाग में ट्रांसफर होता जाएगा। इसी तरह से पूरा जो जल है, जल जो है वो जड़ के माध्यम से पत्तियों तक जाता है और एक अखंड स्तंभ के रूप में जाता है। वाहिनिकाओं की कोशिकाएं जो होती है, देखिए वाहिका की कोशिका जो होती है वो क्या होती है, मोटी होती है और वाहिनिका जो होती है वो पतली पतली होती है। तो वाहिनिकाओं की कोशिकाएं लंबी और नलिकाकार होती है, नली के आकार की होती है और दोनों शीर्ष पर पतली होती है। जो वाहिनिकाएं हैं ना, उनकी जो दोनों शीर्ष होते हैं उन शीर्षों पर जाकर के पतली हो जाती है। यह मुख्य रूप से नग्न बीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल का एवं घुलित खनिज पदार्थों का जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो यह मुख्य रूप से नग्न बीजी, नग्न बीजी का मतलब है कि जिसके बीज पर कोई बाहरी आवरण ना हो, उसे कहते हैं नग्न बीजी। तो नग्न बीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल एवं घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, वे उसमें वाहिनिकाएं पाई जाती हैं। फ्लोएम के बारे में देखेंगे। यह संवहन मंडल का दूसरा जटिल उत्तक है। जो जाइलम है वो पहला था और ये क्या है, दूसरा है। इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती हैं, तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। तो इसमें पाई जाने वाली चालनी नलिकाओं का मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना है। देखिए पहला जो था जाइलम वो क्या कर रहा था कि जल और खनिज लवणों को प्रत्येक पत्तियों तक पहुंचा रहा था, कोशिका तक पहुंचा रहा था। और ये क्या है कि बने हुए जो भोज्य पदार्थ है यानी खाद्य पदार्थ है, उनको क्या करता है कि शरीर के पेड़ पौधा के जो शरीर के प्रत्येक कोशिका है उनके भागों तक क्या करती है, पहुंचाती है। चालनी नलिकाएं लंबी और नलिका के समान होती हैं। जो चालनी नलिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं तथा नलिका के समान होती हैं। इनमें अनेक छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है चालनी नलिकाएं। इन छिद्रों के द्वारा ही एक चालनी नलिका का जीव द्रव्य दूसरी चालनी नलिका के जीव द्रव्य से संबंधित होता है। जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, वो क्या होता है कि इन्हीं छिद्रों के माध्यम से एक दूसरे से क्या होता है, ज्वाइंट रहता है, इनका कार्यक्रम चलता रहता है, संबंधित होता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन होता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें सुक्रोज के माध्यम से, जो हम लोग जो है खाना खाते हैं उसमें क्या होता है कि चीनी या ग्लूकोज के रूप में होता है, लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है, वह सुक्रोज के माध्यम से जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये है जाइलम उत्तक है, ये है आपका जाइलम, ये वाला जाइलम है और ये है फ्लोएम। जाइलम में क्या होता है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ भित्ति इस तरह घुल जाता है, यहाँ से पानी जो है इस तरह से जाता जाएगा। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि भोजन को ऊपर से नीचे भी ला सकता है और नीचे से ऊपर ले जा सकता है। तो इसके दो दिशीय होती है, ठीक है। और जाइलम में क्या होता है, एक दिशीय, सिर्फ प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होगा। लेकिन फ्लोएम में क्या होगा कि ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में क्या होता है, इसका परिवहन होता है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ है जाइलम और दूसरी तरफ है फ्लोएम। जाइलम की कोशिकाएं मृत मानी जाती है। क्यों मानी जाती है कि जाइलम जो होता है वो जड़ से जड़ और जड़ से जाइलम, जड़ से जल, यानी कि जड़ में ये पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जो जड़ से ले जाती हैं, तो इनकी कोशिकाओं को मृत मानी जाती है। क्योंकि पेड़ पौधों के जड़ को हम लोग मृत मानते हैं, जबकि पेड़ पौधा के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग सजीव मानते हैं।
यह जल एवं घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जो जाइलम है वो क्या करता है, वो जल एवं घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है और इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, सिर्फ वल्ली नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जबकि फ्लोएम में हम देखेंगे तो इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, जो फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं वो जीवित मानी जाती हैं। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यह केवल क्या करता था, जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण कर रहा था, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसमें खाद्य पदार्थों का बहाव जो होता है ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। जो खाद्य पदार्थ हैं उनका परिवहन पेड़ के ऊपर वाले भाग में भी होता है और नीचे वाले भाग में होता है, लेकिन जो जाइलम है वो सिर्फ जल को नीचे से ऊपर ले जा रहा था। पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रियाविधि दो क्रियाओं के सहयोग से होता है, स्थानांतरण एवं वाष्पोत्सर्जन। पौधों में पदार्थों का परिवहन जो होता है वो मेनली दो क्रियाओं से संयोग से होता है। पहला का नाम है स्थानांतरण, यानी कि एक स्थानांतरण का मतलब है कि एक कोई चीज है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देना करता है स्थानांतरण। वाष्पोत्सर्जन क्या है, यह बना है वाष्प प्लस उत्सर्जन से, यानी कि पेड़ पौधा के वायवीय भागों से वाष्प पानी को भाप बनाकर उड़ाने की प्रक्रिया को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। स्थानांतरण ये देख लीजिए, ये आपका जाइलम है और ये जो है आपका फ्लोएम है, और इन नलिकाओं को, यहाँ पर जो ये नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को हम लोग बोलते हैं चालनी नलिकाएं, और इनमें छिद्र होता है, इन्हीं छिद्र के माध्यम से ये आती जाती हैं और इनको बोलते हैं चालनी नलिकाएं बोलते हैं। स्थानांतरण, इसके द्वारा घुलित पदार्थ का चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है। स्थानांतरण का मतलब है स्थान का अंतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देना ही क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि इसके द्वारा जो घुलित पदार्थ है उनको चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्थानांतरण। वाष्पो उत्सर्जन, इसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भाग का है कि पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उसके ऊपर का भाग होता है, उसको बोलते हैं वायवीय भाग। तो वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है। इसके साथ साथ अवशोषित जल का जाइलम के द्वारा स्थानांतरण होता है। तो जो वाष्पो उत्सर्जन होता है वो क्या होता है, मेनली वाष्प का उत्सर्जन करना है, पानी के भाप बनाकर उड़ाना है, इस क्रिया को बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन बोलते हैं। नोट है कि जड़ द्वारा जल की बहुत अधिक मात्रा का अवशोषण होता है, परंतु इसका लगभग 10% ही पौधे की जरूरी क्रियाओं में उपयोग हो पाता है। जो जड़ होता है वो बहुत ज्यादा जल को खींचता है और सिर्फ पेड़ पौधा 10% इसका उपयोग करता है। अगर मान लीजिए कि कोई पेड़ पौधा जो है वो 100 लीटर अगर जल को अवशोषित किया है तो मात्र 10 लीटर का इस्तेमाल करेगा और 90 लीटर को क्या करेगा, वाष्पोत्सर्जन कर देगा, उड़ा देगा। अगर कोई 50 लीटर अगर जल खींचता है तो 10% इसका निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, एक जीरो हटा देना होता है, और 45 लीटर पानी को क्या करेगा, वो उड़ा देगा। आप इसीलिए समझिए कि कितना पेड़ पौधा जो है पानी को उड़ाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप पेड़ पौधा लगाइएगा तो बारिश ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पानी उड़ाएगा वो पानी उड़ेगा, बादल के रूप में बनेगा, फिर संग्रहित होकर बारिश वर्षा के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से पेड़ लगाने से बारिश जो होता है ज्यादा मात्रा में होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक लोग और बुद्धिजीवी लोग ये बोलते हैं कि आप पेड़ पौधा लगाइएगा बारिश करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी को भाप बनकर उड़ाएगा और ज्यादा बारिश होगा, और ज्यादा बारिश होगा तो मिट्टी की जो हरियाली है वो बनी रहेगी, हम लोग को पानी की कमी नहीं होगी, जो जल भरे हैं वो भरा रहेगा। पौधों में जल का अवशोषण एवं परिवहन की क्रियाविधि को लिखें। जलीय पौधे मृदा से जल का अवशोषण मुख्यतः अपने मूल रोमों के द्वारा करते हैं। जो जलीय पौधे हैं वो मृदा से, मिट्टी से जल का अवशोषण अपने मूल रोम के द्वारा, जो उसका मूल रोम है, मूल जड़ है, उसके द्वारा करते हैं। कोशिका में कोशिका रस, जो कोशिका होता है उसमें कोशिका की जो सांद्रता होती है उसको बोलते हैं हम रस, वो कोशिका रस बोलते हैं। कोशिका रस का परासरण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने के कारण, दाब किसका ज्यादा है, तो कोशिका रस की जो सांद्रता है उसका ज्यादा है, और भूमि जल का दाब से अधिक होने के कारण जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। इसको समझने के लिए आपको एक हम एग्जाम्पल देते हैं, आप उससे समझ पाइएगा परासरण होता क्या है। तो आपको एक इसके छोटा सा प्रयोग करना है। आपको एक कप लेना है और एक कप में चीनी को पूरा गाढ़ा घोल देना है, इतना गाढ़ा घोलना है कि और उसमें चीनी घुल ना पाए। अब उसमें 2-4 किशमिश को आप डाल दीजिए, और एक और कप लीजिए जिसमें सादा पानी आप लीजिए और उसमें किशमिश को डाल दीजिए, और उसको 2-4 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो गाढ़ा चीनी का घोल था उसमें जो किशमिश के दाने थे वे सिकुड़ गए हैं, जबकि जो पानी में डाला गया था किशमिश वो क्या हो गए हैं, फूल गए हैं। इसका रीजन क्या है कि जो गाढ़ा जो चीनी का घोल था
उसकी जो सांद्रता है किशमिश के सांद्रता से अधिक हो गई। अब जैसे ही सांद्रता अधिक हो जाती है तो किशमिश में जो भी किशमिश के जो दाने हैं उसमें जो भी जल है वो निकल करके शरबत में चला जाएगा, जिससे किशमिश के दाने सिकुड़ जाएंगे। इसको बोलते हैं परासरण। और जो किशमिश जो सादा पानी डाला गया था उस किशमिश में क्या है कि सांद्रता उसकी अधिक है, जल की सांद्रता बिल्कुल कम है, तो जल जो है किशमिश के अंदर चला जाएगा, जिससे किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इसका रीजन क्या है कि हमेशा जिधर सांद्रता ज्यादा होगा जल उसी में जाकर प्रवेश कर जाएगा। अभी जितना भी आप पढ़े होंगे इसमें पढ़े होंगे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहाव होता है, लेकिन परासरण में ठीक उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जल जिधर सांद्रता ज्यादा होगा उसी में जल प्रवेश कर जाएगा। किशमिश जो है उसकी सांद्रता ज्यादा है जल से, तो जल किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इस घटना को बोलते हैं परासरण। तो विसरण के द्वारा जो विसरण है इसी विसरण को परासरण नाम दिया जाता है। मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। अब क्या होता है कि आप कोई भी पेड़ पौधा का जड़ देखिएगा तो जड़ को आप चबाइए, उछारिए होता है, उसमें रस निकलेगा। रस की जो सांद्रता होगी जल की सांद्रता से जाहिर बात ज्यादा होगा। इस कारण से जल जो है उस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके कारण जल जो है वो जड़ में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। मूल रोम की कोशिका अस्फीत अवस्था में आती है। जो कोशिका होती है वह जागृत अवस्था में आ जाती है और धीरे धीरे मूल रोम की कोशिका रस का परासरण दाब संलग्न कार्टेक्स की कोशिका से कम हो जाता है। जो पेड़ पौधा के ऊपर की जो कोशिका है उसका जो सांद्रता है वो अधिक रहता है और नीचे का सांद्रता क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही जल ऊपर गया उसकी सांद्रता कम हो गई, ऊपर सांद्रता ज्यादा है तो फिर पानी जो है ऊपर चढ़ जाएगा। ऊपर के फिर जहां तक आया वहां पर सांद्रता मान ली कम है, फिर उसके ऊपर का पार्ट में देखिए सांद्रता ज्यादा होगा, तो वहां से इस तरह से पानी नीचे से ऊपर क्या होता रहता है, चढ़ते जाता है। इससे जल की कुछ मात्रा कार्टेक्स के कोशिका में विस्तृत हो जाती है और उसके अस्फीत अवस्था में आते ही परासरण दाब भी कम हो जाता है। इस प्रकार इस क्रम के लगातार होने से इस कोशिका से दूसरी और दूसरी से तीसरी में होकर अतः त्वचा के मार्ग कोशिका से जाइलम वाहिकाओं में जल विस्तृत हो जाता है। यहाँ एक दाब उत्पन्न होता है जिसे मूल दाब कहते हैं। इससे जल कुछ दूरी तक ऊपर चढ़ जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कोशिका जो होता है जड़ जो होता है, जड़ की कोशिकाएं अधिक सांद्र होगी, पानी जो होता है उसमें सांद्रता नहीं है, तो जल जो है उस कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। जिस पॉइंट पर प्रवेश किया है उसके ऊपर की जो कोशिकाएं हैं, जड़ की कोशिकाएं हैं, उसमें सांद्रता अधिक है, नीचे वाला में सांद्रता कम है, तो पानी जो है, जल जो है फिर से ऊपर की ओर चढ़ेगा। जहां पर जल आया है उसकी सांद्रता कुछ कम हो गई होगी, उसके ऊपर की जो कोशिकाएं हैं उसमें सांद्रता अधिक होगा। अब उस सांद्रता को कम करने के लिए फिर से क्या होगा, जल फिर ऊपर चढ़ जाएगा। इस तरह से नीचे से धीमे 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 जल जो है ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। इसी को बोलते हैं जल का अखंड स्तंभ भी बोलते हैं इसको। और इसी के माध्यम से जो है जड़ से जो है पत्तियों तक पानी का प्रवाह होता जाता है। पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण की क्रियाविधि को लिखे। अभी तो हम समझ गए कि जड़ जो होता है, जड़ के द्वारा कैसे ये कार्य कर, जल जो है कैसे ऊपर जा रहा था, लेकिन खनिज लवणों का वो कैसे इस्तेमाल करता है, अवशोषण करता है, देखते हैं। चूंकि मिट्टी में जल के अनेक लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि घुले रहते हैं। चूंकि जल का जो पानी जो जल है मिट्टी से नीचे से आता है और उसमें जो है पानी में बहुत मतलब कि मिट्टी में बहुत सारी चीज घुले हुए रहते हैं, सूक्ष्म चीजें जिनको हमको आवश्यकता होती है शरीर को। और इंसानों के लिए क्या है कि जो आप डिस्टिल वाटर पीते होंगे उसका टेस्ट देखिएगा, या जो बिस्लेरी का जो पानी है आप उसका टेस्ट देखिएगा, दोनों के टेस्ट में क्या है, अंतर होता है। क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल पानी पी रहे हैं, जो चापाकल से निकाल के पी रहे हैं, समरसेबल से निकाल के पी रहे हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें खनिज लवण मौजूद होते हैं। लेकिन जो भी आप पानी जो प्योरीफायर के माध्यम से जो पी रहे हैं उसमें खनिज लवण को भी बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी बचा होता है, इसीलिए उसका टेस्ट जो है अजीब टाइप पे लगता है। तो जल यहाँ पर चूंकि मिट्टी में जल के अनेक लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि घुले रहते हैं, परासरण द्वारा मूल रोम केवल जल का अवशोषण करते हैं। जो परासरण की जो क्रिया हो रही थी वो सिर्फ और सिर्फ जल उसमें क्या होता जाता है, प्रवेश करता जाता है। परंतु खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। जो आयन समझते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकाल देना जो होता है वो आयन कहलाता है। तो आयन के माध्यम से क्या होता है, इन लोगों का
खनिज लवणों का अवशोषण होता है। आवश्यकता अनुसार पौधे आयनों का अवशोषण मूल रोम की कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर खास वाहक पदार्थ से जुड़कर करते हैं। जो आयन के रूप में ट्रांसफर करना होता है तो क्या करते हैं कि जो पेड़ पौधा का जड़ है उसकी जो बाह्य झिल्ली है उसमें आयन का चेंजिंग कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन जो है या जो भी और सब जो है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब जो है आयन के चेंज होने के कारण से उसमें क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं आयन को पूरा करने के लिए, जिससे मृदा एवं जड़ के बीच आयन सांद्रण में अंतर हो जाता है, जिसे समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश होता रहता है। आयन को क्या करता है कि वो चेंजिंग करते रहता है, सांद्रता को घटाते बढ़ाते रहता है, जिससे जल जो है प्रवेश करता है और आयन चेंज होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो आयन जो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो आयन के माध्यम से क्या हो जाएगा, खनिज लवण जो है पेड़ पौधा के पत्तियों तक पहुंच जाएगा। वाष्प उत्सर्जन क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन का मतलब ही है वाष्प का उत्सर्जन, पानी को भाप बना के उड़ाने की प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया अस्टोमाटा के द्वारा होता है। और वाष्प उत्सर्जन क्या था? पौधे के वायवीय भागों से, वायवीय भाग का मतलब जो पत्ता होता है, रंध्र होता है, उसमें जो छिद्र होते हैं, वहां पे वायवीय भाग जहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उन छिद्रों से जल को भी क्या करता है, वो उड़ाता है। तो वाष्प के रूप में निष्कासन क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अस्टोमाटा क्या है? अस्टोमाटा का मतलब होता है पेड़ पौधा के जो पत्ती होते हैं, आप देखिए तो महीन महीन बहुत सारे छिद्र दिखाई देते हैं, उन्हीं को अस्टोमाटा बोलते हैं। पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं जिनको रंध्र या अस्टोमाटा कहते हैं। वाष्प उत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है। वाष्प उत्सर्जन क्या है? शारीरिक क्रिया है। अलग अलग पौधों में इस क्रिया से निष्कासित जल की मात्रा में भिन्नता होती है। यह एक शारीरिक क्रिया है कि जिसका जैसा शरीर होगा वैसा वो निकालेगा, जिसको जितना पानी जरूरत होगा वो उतना पानी मतलब खींचा है तो वो उसी के हिसाब से क्या करेगा, पानी को वाष्प बना के उड़ाएगा। एक मकई का पौधा जो होता है प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल को वाष्प के द्वारा छोड़ता है। एक मकई का जो पौधा होता है वो 3 से 4 लीटर पानी क्या करता है, वाष्प पानी भाप बना के उड़ाता है। और एक सेब का जो पौधा होता है प्रतिदिन 10 से 20 लीटर जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। और एक जो पत्ता है, कोई भी पेड़ पौधा का जो पत्ता है वह अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल को वाष्प उत्सर्जन के द्वारा 1 घंटे से कम समय में निकाल सकता है। जो एक पेड़ का पौधा है, जो पत्ता है, उसमें से एक पत्ता जो होता है 1 घंटा के अंदर अपने पत्ता का जितना भी वजन है उस वजन के बराबर जो है पानी को 1 घंटा से कम समय में क्या कर सकता है, वाष्प उत्सर्जित कर सकता है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना जल को वाष्प उत्सर्जित करता है। जो एक पेड़ होता है, एक औसतन जो एक पेड़ है अपने जीवन काल में अपने भार के करीब 100 गुना, जितना भी पेड़ का वजन होगा वो पेड़ अपने वजन का 100 गुना ज्यादा जल को क्या कर सकता है, वो अपने जीवन काल में उड़ाता है। जब से पेड़ जीवित है और लास्ट जब तक वो मृत्यु को प्राप्त होगा, सूख जाएगा, उस टाइम तक वो जितना भी उसमें जल मतलब उड़ाया है, जितना भी उस पेड़ का वजन होगा, वृक्ष का वजन होगा, उसका 100 गुना वो पानी को क्या किया है, उड़ाया है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया विधि को लिखें। वाष्प उत्सर्जन के लिए पत्तियों में परासरणी प्रवणता का निर्माण होता है। जो परासरणी जो प्रवणता है, ढाल है, उसका निर्माण होता है पत्तियों की रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में सबसे ज्यादा। जो पत्तियों के जो रंध्र होता है, जो अस्टोमाटा है, उसके आसपास स्थित जितनी भी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में सबसे ज्यादा परासरणी दाब होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, परासरणी दाब। परासरणी दाब का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से पानी का जो है निकलना होगा। जाइलम उत्तकों से सटी कोशिकाओं में सबसे कम परासरणी दाब होता है। परिणाम स्वरूप रंध्रों से पत्तियों के जाइलम तक एक जल स्तंभ का निर्माण होता है। हम पीछे आप पढ़े हैं कि जैसे जड़ से खींचते खींचते पत्ती तक पहुंचाया था तो एक अखंड जल स्तंभ का निर्माण हुआ था। इसके फलस्वरूप जल का संचलन जाइलम उत्तकों से पत्तियों के रंध्रों तक निरंतर होता रहता है। जो जाइलम है, जल का जो संचलन है जाइलम उत्तकों से पत्तियों तक, रंध्रों तक निरंतर होता रहता है। और पत्ती क्या करता है कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जब तक चलती रहती है, जब तक ये जल जो है जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचता रहेगा तब तक जो है वाष्प उत्सर्जित करता रहेगा वो। यह जल स्तंभ अक्षुण्ण बना रहता है।
यह जो जल स्तंभ जो होता है, जो पानी के जो खींचने की जो प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती है, वो रुकती नहीं है। आप कभी सब्जी लेकर के आए होंगे तो जो जो सब्जी होती है, अगर वो पॉलिथीन के अंदर बांध के लाए होंगे तो देखें कि व्हाइट व्हाइट रंग का उसमें वाष्प जो है भाप भर जाता है, क्योंकि वो अभी भी पत्ता जो इसको काट लिया गया है वो अभी भी पानी को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, वाष्प उत्सर्जित कर रहा है। वाष्प उत्सर्जन के क्या महत्व है, वाष्प उत्सर्जन क्यों जरूरी है, क्या महत्व है इसका। वाष्प उत्सर्जन खनिज लवणता जल के अवशोषण एवं परिवहन में सहायता तो करता ही है। अगर वाष्प उत्सर्जन नहीं होगा तो पानी की वहां पर कमी होगा नहीं और नीचे से जल जो है पानी को खींचेगा नहीं, इसलिए पानी का निकलना भी बहुत जरूरी है। अगर पानी ऊपर से निकलेगा तभी नीचे जड़ जो है उसको पानी को जल के माध्यम से जो है पानी जो ऊपर की ओर चढ़ता आएगा। तो ये क्या है कि जल को संचरित मतलब करने के लिए, संचलन करने के लिए वाष्प उत्सर्जन जरूरी है, तथा साथ ही साथ यह पौधे के ताप क्रम संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है। पेड़ पौधा जितना पानी को भाप बनाकर उड़ाता है उसका टेम्परेचर, ताप मेंटेन रहता है। जैसे हम ही लोग को जब गर्मी लगता है तो पसीना हम लोग को शरीर से बाहर निकलता है और पसीना हमारे शरीर को क्या करता है, एक लेयर को ठंडा कर देता है, जिसके कारण से हम लोग को ठंडक महसूस होने लगती है, कुछ आराम महसूस होने लगता है। उसी प्रकार से जो पेड़ पौधा है उस तो अनावृत हमेशा खुला रहता ही है, सूर्य का धूप पड़ता रहता है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि पानी को भाप बना के उड़ाते रहते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो होता है, शरीर का तापमान जो होता है वो मेंटेनेंस रहता है। पौधों में पदार्थों का स्थानांतरण किसे कहते हैं, पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। जो पेड़ पौधा में जो भोजन है वो जो होता है घोल के माध्यम से जाता है, जलीय घोल, और वो जलीय घोल सुक्रोज की अवस्था में होता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज के माध्यम से हम लोग के शरीर में होता है, जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज के माध्यम से होता है, जबकि पौधों में सुक्रोज के माध्यम से होता है। खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थ जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधे में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। जो खाद्य पदार्थ एवं अन्य पदार्थ कोई भी, जैसे अमीनो अम्ल ही आप ले लीजिए, स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले की ओर ही ट्रांसफर होता है। ये देख लीजिए कि ये जो है एक पत्ता है और पत्ता में जो एक छिद्र छोटा सा दिखाया गया, इस छिद्र को बोलते हैं, इस प्रकार से छिद्र होता है, इसको बोलते हैं अस्टोमाटा। क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा। अब ये अस्टोमाटा देखिए कि ये जो छिद्र यहाँ पर देखिए, ये अस्टोमाटा है, ये अस्टोमाटा है, ये अस्टोमाटा है, ये अस्टोमाटा है। तो इन्हीं अस्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलता है और जो है जल जो है वो भाप बनकर निकलता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी अस्टोमाटा के द्वारा अंदर जो है शरीर के अंदर जाता है। और इस अस्टोमाटा के जो छिद्र जो है, ये जो छिद्र है, इनको छिद्र को नियंत्रित करने वाली जो कोशिकाएं उनको बोलते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। ये एक आपका देखिए यहाँ पर है सबसिडरी सेल इसको बोलते हैं। ये थिक इनर वाल जो है, अंदर का जो है गाढ़ा जो है वाल दीवार होता है, ये वैक्यूल जो होता है, जिसको जो खाली जगह होता है उसको वैक्यूल्स बोलते हैं। और ये है गार्ड सेल्स, ये दोनों जो है गार्ड सेल्स होते हैं। अस्टोमाटा ये पोर होता है, जो इसको ये जहाँ पर बीच वाला भाग है इसको बोलते हैं छिद्र बोल रहे हैं। ये जो है इसी के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर पेड़ पौधा के अंदर जला जाता है और ऑक्सीजन और जल जो है इसी माध्यम से बाहर आता है। और ये जो हरा रंग का दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में अनेक पैरेन्काइमा होते हैं और पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। तो यही जो होता है, ये जो है आप देख रहे हैं ये सब, और ये जो है इस कोशिका नाम है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं। तो पत्तियों के जैसे बाहरी त्वचा होते हैं जिसमें एपिडर्मल होती है, एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं, इसके भीतर होता है पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे होते हैं। इस पूरे वाले पार्ट को बोलते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में अनेक क्लोरोप्लास्ट का होते हैं, भरे होते हैं। वैक्यूल्स का मतलब खाली स्थान है, उसमें द्रव्य भरा होता है। अब यहाँ पर देखिए क्लोज अस्टोमाटा है, ये अस्टोमाटा बंद है और ये क्या है, खुला हुआ है। तो इस खुलता और बंद कैसे होता है कि जब द्वार कोशिकाएं जो गार्ड सेल्स जो ये था, ये पानी को खींचती हैं, ये पानी को अवशोषित करती हैं। जब ये पानी को अवशोषित करेगा, जब ये पानी को अवशोषित कर लेगा, तो पानी को अवशोषित करने पर इसमें खिंचाव फूलेगा ही। अब फूलेगा तो चूंकि इधर की ओर जो है फूलने का जगह तो है नहीं, इधर तो बाहर निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो है कोशिकाएं इधर की ओर खिसक जाती हैं और ये क्या होती है, इधर की ओर खिसक जाती हैं। तो बीच में एक प्रकार का गैप बन जाता है कि इधर की ओर खिसक गया और ये इधर की ओर खिसक गया, तो बीच में एक छिद्र बन गया। इसी छिद्र के माध्यम से जो है ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, और जो जल है वो वाष्प के माध्यम से उड़ता है। कब ये होता है, जब द्वार कोशिकाएं जो ये गार्ड सेल्स जो होती हैं, ये जो हरा हरा जो देख रहे हैं आप, ये हरा वाला जो पार्ट है, ये वाला,
ये हरा हरा पार्ट जो है यही है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल भरे होते हैं। और ये जो व्हाइट वाला है ये है वैक्यूल्स है खाली। और ये जो है गार्ड सेल्स। अब चूंकि ये तो बाहर क्यों खिसक नहीं सकता है, तो जैसे ही ये पानी खींचेंगे, अवशोषित होंगे, ये फूलेगा और फूलने के क्रम में अपने आप को इधर की ओर खींच लेगा और इसको इधर की ओर खींच लेगा। जब इधर की ओर खींच लेगा, जैसे ही खींचता है तो ये क्या होता है? खोल बन जाएगा। इसके अंदर जो खाली जो गैप है, इसी गैप के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। और साथ ही साथ जल जो है भाप पानी बनकर के जो है उड़ेगा, इसी छिद्र के माध्यम से उड़ेगा। संभरण सिरे किसे कहते हैं? अधिक सांद्रता वाले भागों को संभरण सिरे कहते हैं। पेड़ पौधा में जो अधिक सांद्रता वाला भाग है उसको बोलते हैं संभरण सिरे। और उपभोग सिरे किसे कहते हैं? कम सांद्रता वाले भागों को उपभोग सिरे कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है। हमेशा जब भी पूछेगा तो चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं फ्लोएम के अंदर पाई जाती हैं। और इन्हीं नलिकाओं के द्वारा जो होता है, इन्हीं नलिकाओं के द्वारा जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। जंतुओं का परिवहन हम लोग अगली टॉपिक में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे।